हेलो दोस्तों, नमस्कार। बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार के साथ आइए आज की क्लासेस शुरू करते हैं। और ये भारतीय अर्थव्यवस्था का सिलेबस के अनुसार प्रश्न रहेगा। जैसे आपके सिलेबस का जो 2014 से लेके 21 तक सालभर का एनालिसिस करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें मालूम चली हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था जो 6वें यूनिट में दे रखा है इन्होंने, तो जो इन्होंने टॉपिक दे रखा है, इनसे अलग भी कुछ प्रश्न आए हैं। और जब इन टॉपिक को आप पढ़िएगा तो उसमें जो है वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। वो क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? तो मैक्सिमम लोग का कमेंट रहता है, सर ये क्वेश्चन आते कहाँ से हैं? सिलेबस में नहीं है, हमने बुक भी परचेज़ किया, वो आते नहीं है। सभी जो है आपको ये जनरल इकोनॉमिक्स की क्लासेस चल रही हैं, तो 2 भागों में देखिएगा और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है? और ये चैनल जो है यूपीएचईएससी के लिए स्पेशल है और मेरा भी समर्पण जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए इस चैनल के प्रति रहेगा। तो अगर आपको कंटीन्यूअस वीडियो चाहिए तो इस जो है एक आप जानते ही होंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल में है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु, उस पे आप लोग लिंक कर लीजिए, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास गणेश जी का नाम लेते हुए। श्री गणेशाय नमः। और ये हम लोग का टेस्ट पोर्टल है, आप चाहें तो देख सकते हैं। आते हैं हम लोग सीधे मुद्दे पे और हम लोग शुरू करेंगे अर्थशास्त्र समझते हैं। देखिएगा, अर्थशास्त्र से संबंधित, इकोनॉमिक्स से संबंधित परीक्षा में एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है? लाइन बाय लाइन लिखने का तात्पर्य यही था कि बिल्कुल जो है लेक्चर सीक्वेंस में जाएगा। विश्व में अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया, अगर आपके एग्जाम में पूछा कि विश्व में इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? वेल्थ ऑफ नेशन। याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ है। विश्व में अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। लेकिन एक अर्थशास्त्र की किताब भी आप सुने होंगे। अर्थशास्त्र सबसे पहले भारत में लिखा चाणक्य, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, उसका मूल नाम विष्णुगुप्त था। तो उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था। चंद्रगुप्त मौर्य के वो दरबारी कवि थे, उनके उनके चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, गुरु थे, मौर्य वंश के थे। तो वो ने जो अर्थशास्त्र लिखा, वो अर्थशास्त्र पे आधारित न होकर राजनीति शास्त्र पे आधारित था। ये कई बार पूछा जा चुका है। और चाणक्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्र थी, वो जो है कहा जाता है कि द प्रिंस, जो द प्रिंस की नामक पुस्तक से मैच करती थी, जिसके लेखक जो है मैकियावेली थे, इसीलिए चाणक्य को भारत का मैकियावेली के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहेंगे। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ हैं। लेकिन भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एम विश्वेश्वरैया हैं। याद रखिएगा, अभी आगे चर्चा हो रही है। यहाँ आप क्या समझे कि विश्व में अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ, पुस्तक का नाम वेल्थ ऑफ नेशन। फिर देखिएगा, विश्व में आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जे.एम. किन्स होंगे और इनकी पुस्तक का नाम जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। क्लियर है? यानी आधुनिक मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जनक कौन है? जे.एम. किन्स, और इनकी पुस्तक का नाम जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद तीसरा प्रश्न क्या आ सकता है आपके एग्जाम में? आपके एग्जाम में आ सकता है कि भारत में अर्थशास्त्र के जनक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया हैं और इनकी पुस्तक का नाम है प्लांट इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। इनकी पुस्तक का नाम है प्लांट इकोनॉमी ऑफ इंडिया, ठीक है? इसका पीडीएफ जो है ऐप में दे दिया जा चुका है, आप देख लीजिएगा। अर्थशास्त्र को समझने के लिए कुछ सार्वभौमिक तथ्य निम्नलिखित है। जैसे देखिएगा, अर्थशास्त्र कहते किसे हैं? इसको समझने के लिए हम लोग आते हैं, एक परिभाषा को देख समझते हैं। वर्तमान में संसाधन सीमित हैं। क्या कहा जा रहा है? वर्तमान में संसाधन सीमित हैं, आवश्यकताएं असीमित हैं। संसाधन सीमित हैं और हम लोग की आवश्यकताएं असीमित हैं। सीमित संसाधनों में असीमित आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। यानी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स जो है सार्वभौमिक समस्या है। कहने का तात्पर्य यह है कि जनसंख्या इतनी अधिक है, हम लोग के जो है संसाधन कम है, आवश्यकता अधिक है, उसी में बैलेंस बनाना जो है इकोनॉमिक्स मेन कहलाता है। उसका मेन उद्देश्य यही होता है। और यहाँ हम समझेंगे अर्थशास्त्र को जो है 3-4 भागों में बांटा गया है। ऐसे देखिएगा, अर्थशास्त्र को समझने के लिए सबसे पहले अर्थशास्त्र के वर्गीकरण में हम देखेंगे कि पहला माइक्रो या सूक्ष्म या व्यष्टि अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? व्यस्त अर्थव्यवस्था। इसमें क्या होता है कि को मिटा देते हैं, 1 मिनट। माइक्रो किसे कहेंगे, यह आप समझिएगा कि इसमें अध्ययन का आधार समग्र आधार पे होता है, अर्थात जो है बैलेंस शीट के आधार पे होता है। मैक्रो में क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र का अध्ययन जो है इकाई या यूनिट के आधार पे किया जाता है, अर्थात सूक्ष्म अर्थव्यवस्था उपभोक्ता एवं बाजार के जो है निर्भर करता है। इनका कहने का मतलब क्या है कि जो है
जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था होता है या कह सकते हैं माइक्रो अर्थव्यवस्था होता है, वह बाजार के उपभोक्ता पर एक यूनिट पे काम करता है। लेकिन जो माइक्रो होता है वो क्या करता है, बैलेंस शीट पे काम करता है। बैलेंस शीट क्या होता है कि लेखा जोखा होता है। बैलेंस शीट जो है मंथली भी ईयरली भी बनता है कि कितना प्रॉफिट कितना लॉस हुआ, तो उसी आधार पे जो है ये माइक्रो का होता है। और जो है एक इकाई के आधार पे, यूनिट के आधार पे होगा तो क्या होगा, माइक्रो होगा। ठीक है, मैक्सिमम किताबों में ये सब दिया रखा है। मीजो कहते किसे कहते हैं, जब मीजो जब माइक्रो और मैक्रो दोनों के बीच में कोई कड़ी जब बनेगा तो उसे मीजो कहेंगे। इसको चित्र के माध्यम से यहाँ हम समझाना चाहेंगे आपको। यहाँ देखिएगा, अगर ये माइक्रो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और ये मैक्रो अर्थव्यवस्था है, माइक्रो मैक्रो, ठीक है, मैक्रो बड़ा होता है। इन दोनों के बीच में जो अर्थव्यवस्था बनेगा इसी को बोलेंगे मीजो अर्थव्यवस्था। क्या बोलेंगे, मीजो इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाएगा। अब आएंगे हम नीचे देखेंगे, अर्थव्यवस्था को समझने के लिए तीन प्रणाली का सहारा लिया जाता है। पहला देखेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ देखेंगे आप, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी क्षेत्र की प्रधानता होती है। जब निजी क्षेत्र की प्रधानता होगी और न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप होगा तो वह अर्थव्यवस्था क्या कहलाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। दूसरा देखिएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व और आर्थिक गतिविधियां सरकारी नियंत्रण में रहती हैं। तीसरा देखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या कहा जा रहा है, इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का प्रभुत्व होता है और आर्थिक गतिविधियां निजी और सरकारी दोनों के अस्तित्व में रहती हैं। जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कहा जाए अमेरिका की अर्थव्यवस्था क्या है, कह सकते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। या भारत धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है तो किस अर्थव्यवस्था में जा रहा है, मिश्रित से धीरे धीरे हट के वो कहाँ जा सकता है, मैं बात कर रहा हूँ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इसी में, नीचे के क्रम में देखते हैं हम लोग कि यहाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, और इसको बिल्कुल आप जो है ध्यान से पढ़ेंगे और मेरे हिसाब से आप इसको रट जाइएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में इकोनॉमिक्स से संबंधित आप देखे होंगे, आपके सालवर्ड में भी जो लोग सालवर्ड हल किए होंगे उस सालवर्ड में भी ये प्रश्न से आए हुए हैं। ठीक है, आइए इसको ऐसे मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था निम्नलिखित प्रकार के नाम से भी जानी जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था किन किन नाम से जानी जाती है, और अक्सर ये दिया रहता है। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था विकासशील अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था तीसरी दुनिया का अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न मध्यम आय समूह वाली अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था है, उभरती हुई बाजार वाली अर्थव्यवस्था है, और दैत्य व्यवस्था या दोहरी व्यवस्था वाली अर्थव्यवस्था है। दैत्य या दोहरी अर्थव्यवस्था से मतलब क्या है, भारत में बड़ी से बड़ी टेक्नोलॉजी भी आज विकसित की जा रही है जो अमेरिका में या बड़े बड़े जो है विकसित देशों में। लेकिन भारत में क्या है कि आज भी गांव में जो है वो भी टेक्नोलॉजी है जो बरसों से चल रहा था। यानी आज भी गांव में बैलगाड़ी से लोग चलते हैं, आज भी इसरो जो है चंद्रयान मंगलयान की तैयारी कर रहा है। तो यानी क्या है, ये भारत में दोनों अर्थव्यवस्था है। यानी भारत जो है ग्रामीणों का देश है, तो ग्रामीण में वो व्यवस्था है जो पहले चल रहा था, इसी को अर्थव्यवस्था के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग नीचे, अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण में के आधार पर किया जाता है। ये प्रश्न यूपीएससी में आ चुका है, आप जानते होंगे। अर्थव्यवस्था का यदि आप वर्गीकरण करेंगे किस आधार पे, तो यहाँ देखेंगे अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण जो है कर्मी दुनिया के आधार पर किया जाता है। चार भागों में बांटा जाता है। पहली दुनिया का देश अमेरिका कहा जाता है, दूसरी दुनिया का देश रूस को कहा जाता है, तीसरी दुनिया का देश भारत को कहा जाता है, और चौथी दुनिया का देश अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके विषय में डिटेल आगे के पेज में आपको हम बताने जा रहे हैं। आइए, एकदम जिनका जीएस कमजोर हो घबराइएगा नहीं, एकदम इस चैनल से चिपक जाइएगा। जो भी कंटेंट दिए जा रहे हैं और जो प्रैक्टिस सेट हल कराए जा रहे हैं, वही मॉडल पेपर जल्दी ही अगले हफ्ते से हल कराने शुरू किए जाएंगे। तो फरवरी के फर्स्ट वीक से आप लगे रहिएगा, और जैसे शाम को चल रहा था 9:30 बजे वैसे ही चलने लगेगा। वो अलग से यूट्यूब पे मेरे प्रैक्टिस सेट चलने जा रहे हैं। ठीक है, सब कुछ प्रोग्राम रेडी हो गया, उसको चेक किया जा रहा है। अब आते हैं हम लोग पहली दुनिया का देश में देखेंगे। पहली दुनिया के देश में होता क्या है, पहली दुनिया के देश में होता यह है कि वहाँ की पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है, पहली चीज। दूसरा क्या होता है, विकसित अर्थव्यवस्था होता है। तीसरा क्या होता है, जीवन स्तर ऊंचा होता है, जीवन स्तर ऊंचा होता है, याद रखिएगा। और संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग होता है, जैसे अमेरिका।
जैसे क्या है अमेरिका। उसके बाद आते हैं दूसरी दुनिया का देश में। दूसरी दुनिया का देश में क्या होगा भाई, तो दूसरी दुनिया के देश में जैसे समाजवादी अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, जीवन स्तर ऊंचा है अर्थव्यवस्था, संसाधनों का अनुकूल उपयोग है, और जैसे रूस रूस का अर्थव्यवस्था। तीसरी दुनिया का देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि आपके जो है देश से संबंधित है। तीसरी दुनिया का अर्थव्यवस्था ये आपके सालवर्ड में आ भी चुका है। तीसरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में हम कह सकते हैं कि जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक मिनट, तीसरी दुनिया का अर्थव्यवस्था देखिएगा, जैसे मिश्रित अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, जीवन स्तर निम्न होता है, संसाधनों का अधिकतम उपयोग शेष है, और जैसे भारत। ठीक है। चौथी दुनिया का अर्थव्यवस्था में, चौथी दुनिया जैसे अफ्रीका महाद्वीप के कुछ देश हैं, जैसे अभी आ रहा है नाइजीरिया का नाम आ रहा है, कई देशों का नाम आ रहा है। ठीक है। यहाँ देखेंगे कि चौथी दुनिया के देश में अर्थव्यवस्था का ज्ञान नहीं है, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है, जीवन स्तर निम्न है, संसाधनों का ज्ञान नहीं है, जैसे अफ्रीका महाद्वीप के निम्न देश। अभी एक प्रश्न आया हुआ था कि नीति आयोग ने जो आंकड़ा निकाला है भारत के राज्यों में, तो सबसे कम गरीब कौन सा राज्य है, तो केरल सबसे कम गरीब राज्य है। सबसे अधिक गरीब राज्य कौन है, तो बिहार सबसे अधिक। विश्व में सबसे अधिक बच्चों के मामले में गरीबी कहाँ है, तो बताया जाता है भारत में। प्रश्न ये भी आता है कि जनसंख्या के मामले में सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा, जनसंख्या के मामले में सबसे गरीब राज्य उत्तर प्रदेश, क्योंकि जनसंख्या अधिक है। आइए नीचे देखते हैं, और यहाँ हम लोग देखेंगे कि विश्व बैंक द्वारा वर्गीकरण किया गया है। ये भी एक प्रश्न इंपॉर्टेंट आता है, विश्व बैंक द्वारा जो अर्थशास्त्र का वर्गीकरण किया जाता है, यह किसके अंतर्गत किया जाता है, इसको हम लोग देखेंगे। और इसमें आप देखेंगे सबसे पहले 1 जुलाई 2017 को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विषय में आप जानते होंगे, ये दोनों को जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो विश्व बैंक ने क्या किया कि विश्व बैंक ने 1 जुलाई 2017 को प्रति व्यक्ति आय के आधार पर वर्गीकरण विश्व बैंक द्वारा किया गया, इसको 4 भागों में विभाजित किया गया। पहला किसमें, निम्न आय समूह वाली अर्थव्यवस्था, दूसरा निम्न मध्यम आय समूह वाली अर्थव्यवस्था जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, तीसरा उच्च मध्यम आय समूह वाली अर्थव्यवस्था, और चौथा उच्च आय समूह वाली अर्थव्यवस्था। ठीक है। नोट में यहाँ देखेंगे कि अभी जो समीक्षा हुआ था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को 2024-25 में जो है 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 5 अरब अमेरिकी डॉलर बना दिया जाएगा, जिसके लिए ग्रोथ 4% और महंगाई रेट ग्रोथ 8% और महंगाई रेट 4% होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वृद्धि और विकास में। आपके एग्जाम में जो है सिलेबस में विकास से संबंधित एक नोट्स है, उस पर ज़्यादा हम लोग फोकस करेंगे। तो विकास इसे कहेंगे, और वो सेक्शन हम लोग यहीं पे समाप्त कर लेंगे। आइए देखते हैं वृद्धि और विकास के विषय। यहाँ देखेंगे सबसे पहले विकास वह गुणात्मक होता है जिसका माप संभव नहीं है। विकास 3 प्रकार का होता है, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे एक मानव विकास, दूसरा सतत विकास, और तीसरा समावेशी विकास। तीनों से प्रश्न आते हैं, आपके करंट अफेयर में भी प्रश्न आते हैं। यहाँ देखेंगे मानव विकास में आपके एग्जाम में पूछेगा 2022 में, यानी पिछले वर्ष जो है भारत का स्थान मानव विकास सूचकांक में कितना था, तो 132वां रटे रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सतत विकास में तो पूछेगा 2022 में भारत का सतत विकास में स्थान कितना था, 121वां। कोई चीज़ याद ना हो तो 3 बार पढ़ लेना चाहिए, 3 बार बोलने से वो याद हो जाता है। तीसरा समावेशी विकास, 2022 में समावेशी विकास में भारत का स्थान 62वां। ठीक है। अब आते हैं हम लोग मानव विकास पे, जो आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। मानव विकास में देखिएगा कि मानव विकास के लोगों के चयन प्रक्रिया का विस्तार है। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी देश के राष्ट्रीय आय से स्थानांतरित करके मानव विकास पर केंद्रित करना है। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत 3 आयाम होते हैं, और ये आपके यूपीएससी एग्जाम में आ चुका है। कौन कौन आयाम होते हैं, जीवन स्तर, शिक्षा और आय। प्रश्न क्या आया था कि मानव विकास के निम्नलिखित में से कौन आयाम नहीं होते हैं, लेकिन ये पड़ा हुआ था, और एक और उन्होंने ऑप्शन जोड़ दिया था, इसलिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट
मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित संस्थान जारी करती है। ये भी हमने प्रैक्टिस सेट में बता दिया था आपको, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यूएनडीपी द्वारा और दूसरा नीति आयोग द्वारा। आपको मालूम होगा यूएनडीपी की स्थापना 1965 में हुआ, स्थापना न्यूयॉर्क में है, यहाँ लिखा भी हुआ है। यूएनडीपी की स्थापना कब हुआ? 1965 में, और मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसका संबंध यूएन संयुक्त राष्ट्र है। यह संस्था बदलाव के पक्षधर में होता है। इसके प्रथम अध्यक्ष पाल जी हाफमैन थे, वर्तमान अध्यक्ष अचिम स्टेनर हैं। 1988 से लेकर जो है 93 तक प्रशासक विलियम ड्रॉपर थे। ठीक है। नीति आयोग के विषय में जानते होंगे, नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? नीति आयोग की पहली बार घोषणा जो है नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को किया, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हो गया। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हमेशा इसके प्रधानमंत्री होते हैं, और उपाध्यक्ष सुमन बेरी जी हैं, और इसके सीईओ कार्यकारी अधिकारी परमेश्वर अय्यर है। ये आप एग्जाम के लिए याद रखिएगा। स्थापना हमने बता दिया 1 जनवरी 2015 को। ठीक है। देखिए, एग्जाम किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होता है इसलिए नहीं कि कठिन प्रश्न आपको नहीं आता है। किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि आप या कोई भी व्यक्ति आसान प्रश्न सही नहीं कर पाता है। जब एग्जाम में जो व्यक्ति आसान प्रश्न गलत किया वहीं वो कंपटीशन से बाहर हो गया। इसलिए कठिन प्रश्न नहीं आता है, नहीं आता है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप कठिन आसान प्रश्न गलत करेंगे तो वहीं बाहर। देखिए, कुछ लोग को देखेंगे रामचरितमानस याद होता है, तब दोहा बोलते रहते हैं, तो कैसे याद होता है? वो इतनी बार पढ़े, इतनी बार समझे कि उनको याद हो गया। सेम उसी तरह आप भी किसी चीज़ को इतनी बार पढ़िए, इतनी बार समझिए कि याद आ जाएगा। बहाना नहीं चलेगा। बहाना मारते हैं, फलाना रामचरितमानस कहते हैं उनको सिद्धि मिल गया, ये मिल गया, उस सब चक्कर में मत पड़िए। सबसे बड़ा मंदिर पूजा पाठ क्या है? कर्म। कर्म करिए। आइए हम लोग देखते हैं। तो मानव विकास सूचकांक पूछेगा कि विश्व में मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है, याद रखिएगा। लेकिन भारत में मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है? तो नीति आयोग द्वारा भारत में। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है और आ भी सकता है, क्योंकि प्रश्न उठाते हैं उनको इंपॉर्टेंट लगता है। ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ नीचे आएंगे, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अचिम स्टेनर। नीचे हम लोग देखेंगे इसमें कि 1988 और 93 के बीच में जब विलियम ड्रॉपर थे, तो इस बीच होता क्या है? देखिएगा, इस बीच होता क्या है कि महबूब उल हक का नाम सुने होंगे, मानव विकास सूचकांक के जनक हैं। महबूब उल हक को मानव विकास सूचकांक का जनक कहते हैं। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया था। नोट में 2 पॉइंट याद रखिएगा। 2022 में, ये करंट का सेक्शन है, एकदम रटे रहिएगा। यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट मैं लिख दिया, और आपके स्क्रीनशॉट में भी साइन कर दे रहा हूँ, और ये इंपॉर्टेंट आएगा, करंट से इसको लिया गया है। 2022 में विश्व के कुल 191 देशों में भारत का मानव विकास सूचकांक में 132वां स्थान है। 2022 में विश्व के कुल 191 देशों में प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड का है, ये याद कर लीजिएगा। 2022 में ब्रिक्स देशों की मानव सूचकांक जो है, ये रिपोर्ट है। ब्रिक्स देश में आप जानते होंगे जो स्पेलिंग है, तो स्पेलिंग जिनमें जितने मतलब हैं उतना ही देश है, यानी 5 देश है। और हमेशा याद रखिएगा, जैसे ये एक ट्रिक आपको बता दें करंट अफेयर का, ब्रिक्स है यानी ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो एक बार यहाँ सम्मेलन होगा, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। याद रखिएगा, सम्मेलन ऐसे बदलता रहता है। कहा जा रहा है कि 2022 में ब्राजील का मानव विकास सूचकांक में 79 स्थान था, रूस में 49 स्थान था, इंडिया का 130वां स्थान था, चाइना का जो है 88 स्थान था, और साउथ अफ्रीका का 113वां स्थान था। ठीक है। यूएनडीपी का देखेंगे उद्देश्य, आपके एग्जाम में अक्सर पूछता है कि यूएनडीपी का उद्देश्य क्या है, आखिर इसकी स्थापना क्यों की गई, तो इसके विषय में प्रश्न हो जाएंगे। आप लोग की एग्जाम कब हो रहा है? ठीक है, उसके चक्कर में पड़े रहते हैं। एग्जाम तब होगा जब आपकी तैयारी ठीक से हो जाए। ठीक है। और कभी भी युद्ध के मैदान में जाइए तो पूरा हथियार की ट्रेनिंग लेके जाइए। पता चला केवल तीर चलाने चाह रहा हो, कोई बम से मार दिया, कोई बंदूक से मार दिया, कोई भाला से मार दिया, सब कुछ चलाने आना चाहिए जो युद्ध के मैदान में चलता है। यानी सभी सेक्शन से आपको आना चाहिए जो जो एग्जाम सिलेबस में दे रखा गया। यूएनडीपी का उद्देश्य देखिएगा, यानी यूएनडीपी का पहला उद्देश्य क्या है कि पर्यावरण व ऊर्जा का संरक्षण करना, दूसरा संकट से बचाव व पुनरुत्थान करना, तीसरा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सशक्त बनाना, चौथा गरीबी को विश्व स्तर से समाप्त करना, पांचवा है जो है एड्स रोग को समाप्त करना। ये यूएनडीपी का उद्देश्य है। ठीक है। फिर देखिएगा, सतत विकास किसे कहेंगे आप? सतत विकास के लिए
एकदम जम के पढ़ाई करिए, फिर मौका नहीं मिलेगा सिलेक्शन का, समझ लीजिए। बाद में पछताने के सिवा कुछ मिलेगा नहीं। रात दिन पढ़ाई करिए, अनावश्यक कामों से दूर रहिए। एक गुरु होने के नाते मैं आपको राय दे सकता हूँ कि आने वाले दिनों में सरकारी नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। सरकारी नौकरी मिल गया समझ लो गंगा नहा लिए, दूसरा जन्म हो गया। इसलिए अनावश्यक कामों से दूर रहिए, सामाजिक दूरी बना लीजिए कुछ दिनों तक, इतना रिश्तेदारों से दूरी बना लीजिए, दोस्ती प्यार वार करते हो दूरी बना लीजिए, अपना माइंड को एकदम खाली रखिए, यानी खाली दिमाग में कोई चीज़ आराम से बैठ जाएगा, उसमें भरे रहेंगे तो कुछ चीज़ उसमें घुसेगा नहीं। यहाँ देखिए, सतत विकास किसे कहेंगे? सतत विकास की प्राप्ति के लिए एक लक्ष्य घोषित किया गया है जिसका नाम निम्नलिखित है। अभी तक 2 लाख जो है, अभी तक 2 लक्ष्य निर्धारित किए गए, सॉरी 2 लक्ष्य। पहला देखिएगा 2000 से लेकर 2015 तक और 2015 से लेकर 2030 तक। यहाँ देखिए 2 प्रश्न आ चुके हैं, मैं बता दूं। पूछा जाता है कि वर्तमान में सतत विकास का कौन सा लक्ष्य कब तक चल रहा है? तो दूसरा लक्ष्य चल रहा है, याद रखिएगा 2015 से चल रहा है, कब तक चलेगा? 2030 तक चलेगा, ठीक है? यानी एसडीजी चल रहा है, एसडीजी 2 चल रहा है 2015 से लेकर 30 तक, अभी तक चल रहा है और 30 तक ये चलेगा, ठीक है? या इसका फुल फॉर्म दिया गया है, देख लीजिएगा। सतत विकास का लक्ष्य क्या है, ये भी पूछता है एग्जाम में आपके। तो सतत विकास का लक्ष्य है कि 2015 तक पेरिस के सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया, इसे 2015 में स्वीकार किया गया। 2015 से 30 तक दुनिया का एसडीजी को पाने का जो है कार्य करेगी। इस पर भारत ने भी हस्ताक्षर कर लिया है। भारत में सतत विकास की नोडल एजेंसी नीति आयोग और सांख्यिकी मंत्रालय है। सतत विकास लक्ष्य के अंतर्गत कुल 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं और ये हम कहना चाहेंगे, वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो क्या ऐसे और बनाए जाएं? अगर लाभकारी हो तो इसके लिए आप कमेंट जरूर करिए। आप सहभागिता मेरे साथ रहिए। और वास्तव में एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है, आप समझ सकते हैं। और आप मुझे मोटिवेट नहीं करेंगे तो फिर मैं लुप्त हो जाऊंगा। और मैं चाहता हूं प्रतिदिन आपको प्रैक्टिस सेट कराऊं, क्लासेस लूं यूट्यूब पर। तो इसके लिए आप इसको मुझे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो है कुछ कमेंट में बताइए वीडियो क्लास कैसा है, क्या सुधार किया जाए। और जिन लोग को ये टेस्ट लेना हो, ये नीचे जो नंबर चल रहा हो उस पर आप क्या करेंगे, हेलो या नाम लिख के भेजेंगे, तो आपको जो है एक लिंक जाएगा, उस लिंक से आप क्या करेंगे, इंस्टॉल करिए और फ्री ऑफ कास्ट उसमें वीडियो टेस्ट पीडीएफ बने हुए हैं, आप देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं। इसमें सुविधा क्या है देख लीजिए। टेस्ट की एक तो वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी, एग्जाम आयोग कभी भी कराए आपको ये सुविधा बनी रहेगी। इसमें यूनिट वाइज टेस्ट बन चुके हैं, पहले से हैं। पीडीएफ नोट्स आपको टाइम टू टाइम दिए जाते हैं हिंदी इंग्लिश में। मॉडल पेपर आपको उसमें दिए जाएंगे, 100 से ऊपर 50 लबदे दिए गए हैं। सिलेबस वाइज इसमें टेस्ट है, ग्रुप वाइज टेस्ट है, पर डे उसमें टेस्ट होता है और सालवर पेपर भी दिया जाता है और पूरी टीम इसके लिए लगी हुई है। अगर आपको जीएस में डर लग रहा हो तो ये आप परचेस कर सकते हैं, आपको बहुत ही लाभकारी होगा क्योंकि सभी प्रश्न बिल्कुल ईमानदारी से सभी वर्क होते हैं, आपको निश्चित ही परीक्षा में वो लाभदायक होंगे, ठीक है? तो आप देख सकते हैं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? जय हिंद, जय भारत।